राधा, तुम्हारे ढाबे की हालत तो ऐसी है कि कभी किसी का खाने का मन ही ना करे, मगर स्वाद लाजवाब है। बस स्वाद ही हमें यहाँ नहीं लाता, दाम भी एकदम वाजिब है। बस आप लोगों का स्नेह है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। मैंने तो बस अपने गुजारे के लिए छोटा सा ढाबा खोला है जो आप लोगों की मेहरबानी से चल रहा है। ये है राधा, एक छोटे से शहर के बाहरी इलाकों में हाईवे के किनारे उसका एक जर्जर ढाबा था। राधा बहुत सीधी सादी थी। उसका पति उसे जवानी में ही छोड़कर चला गया था, लेकिन उसके खाने में एक अजीब सा जादू था। जो भी खाता वो कुछ देर के लिए अपने सारे दुख और चिंता भूल जाता था। अपने इसी हुनर का इस्तेमाल कर उसने अपने और लोगों की पेट की आग बुझाने का काम किया। माँ, ये क्या सारा दिन ढाबे में ही काम करती रहती हो? अब रात होने आई है, घर चलो। अरे यही तो है हमारी रोजी रोटी, इससे मुंह फेर कर कहाँ जाएंगे। बस थोड़ा सा कल की तैयारी कर लो, फिर आती हूँ। नहीं, बस बहुत हुआ, अब चलो यहाँ से, बस एक बार मेरी नौकरी लग जाए। कहते हुए रामू चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि उसकी माँ ने बहुत मेहनत कर उसे पढ़ाया लिखाया, मगर न जाने क्यों उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। अरे चिंता क्यों कर रहा है, जल्द ही तेरी भी नौकरी लग जाएगी। कहते हुए राधा ढाबे में काम करने लगी और उसका बेटा अपने मोबाइल पर नई नौकरी सर्च कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। राधा ईमानदारी से अपना ढाबा चला रही थी। ठंड का मौसम था। अचानक बारिश शुरू हो गई। अरे आज अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? हे भगवान, माँ, अब तो ठंड और बढ़ जाएगी। और नहीं तो क्या, ये लकड़ियाँ और अलाव जला ले ताकि ग्राहकों को ठंड न लगे। माँ, ठंड में ढाबे पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी बारिश में कोई भी ढाबे पर नहीं आएगा, उल्टा ठंड लग गई तो तुम बीमार हो जाओगी। अरे बेकार मौसम में तो जरूर ढाबे पर रुकना चाहिए, ताकि किसी को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद कर सके। उसी तूफानी रात को जब कार खराब होने के कारण राजेश नाम का शख्स राधा के ढाबे पर रुका, तो वो केवल थका हुआ नहीं था, बल्कि बहुत परेशानी में भी था। राजेश की कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी और वो एक बड़े जमीन घोटाले में फंसा हुआ था। वो उस रात शहर छोड़कर भागने की फिराक में था, क्योंकि पुलिस उसके पीछे लगी थी। क्या मुझे खाना मिलेगा? हाँ साहब, बैठो, बस अभी गरम खाना लगाती हूँ। कहते हुए राधा उसके लिए गरम रोटियां बनाने लगी। राजेश पूरे ढाबे को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन किया। तभी राधा उसके लिए खाना लेकर आती है। आती राधा को देखकर उसने तुरंत फोन रख दिया। क्या हुआ साहब, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पर अक्सर नेटवर्क नहीं मिलता है। ये ढाबा तुम्हारा है? I mean, ये जिस जमीन पर बना है वो तुम्हारी है क्या? हाँ साहब, पुरखों की जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। रोजी रोटी के लिए यहीं पर मैंने ढाबा बना लिया। इस ढाबे की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता होगा। इंसान को जीने के लिए 2 वक्त का खाना चाहिए, वो आराम से मिल जाता है। आपके लिए कुछ और लाऊं क्या? कहते हुए राधा वहां से चली गई। राजेश ने राधा के हाथों का खाना खाया। खाना खाते ही उसने कुछ पल के लिए बहुत ही शांति का अनुभव किया और उसे लगा जैसे उसे अपने गलत कामों का एहसास हो रहा है। राजेश ने खाना खाया और उसके बाद 1000 रुपए राधा को दिए। ये लो पैसे। साहब, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है जहाँ एक व्यक्ति के खाने के 1000 रुपए लगे। ये तो मेरा छोटा सा ढाबा है। आपके खाने के केवल 200 रुपए हुए हैं। अरे रख लो, काम आएंगे बाद में। नहीं साहब, मुझे बस आज की चिंता है, आने वाले कल की चिंता नहीं है। कहते हुए राधा ने केवल 200 रुपए लिए और बाकी के पैसे राजेश को वापस कर दिए। राजेश कभी उन पैसों को देखता तो कभी राधा को। उसे अपने किए हुए पर गिल्ट हो रहा था कि एक ऐसी महिला जिसके पास कल को खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे लेने के लिए मना कर रही है।
और मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँ। आज आपने मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी सीख दी है। साहब, ये छोटी छोटी बातें ही तो जिंदगी को खुशियाँ देती हैं। यही तो मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि ज्यादा चिंता मत कर। मगर आजकल के बच्चे। कहते हुए राधा चुप हो गई। बातचीत के दौरान राजेश ने राधा को उसकी सादगी के लिए पैसे नहीं दिए, बल्कि उसने राधा के ढाबे की जमीन के असली कागजात देखे। राधा को नहीं पता था कि उसका ढाबा हाईवे के उस जमीन पर बना है जिस पर कई बड़े कॉर्पोरेट्स की नजर थी, और राजेश भी उन कंपनियों में से एक था। और आज भी राजेश राधा की जमीन हड़पने आया था, लेकिन राधा के खाने के जादू ने उसे सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। कभी भी कुछ ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, और कल अपने बेटे को मेरे ऑफिस भेज दो। उसे मेरी कंपनी में नौकरी दे दूंगा। राजेश की बात सुनकर राधा बहुत ही खुश हो गई। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बेटे को नौकरी मिल गई है। देख बेटा, तू कह रहा था ना, ऐसे आंधी तूफान में बारिश में बैठने से क्या होगा। देखा, मैंने किसी की मदद की तो भगवान ने मेरी मदद की। क्या हुआ, इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? बेटा, तुझे नौकरी मिल गई है, कल इस कंपनी में चले जाना। कहते हुए राधा ने उसे राजेश का विजिटिंग कार्ड दिया। राजेश का विजिटिंग कार्ड देखकर रामू हैरान हो गया। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक उनके ढाबे पर क्यों आया था? माँ, क्या तुझे यकीन है ये जिनका विजिटिंग कार्ड है वो खुद यहाँ पर आए थे? देख बेटा, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। उन्होंने मुझे ये कार्ड दिया और कहा ये उनका है। मैंने तुझे ये कार्ड दे दिया, अब आगे तू समझ। कहते हुए राधा वहाँ से चली गई। रामू रात भर उस कार्ड को देखता रहा और इंटरनेट पर राजेश के बारे में सर्च करता रहा। अगली सुबह जब वो दोनों माँ बेटे ढाबे पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि राजेश ने जल्दबाजी में अपने ढाबे पर ही अपना लैपटॉप बैग छोड़ दिया, जिसमें जमीन के सारे गोपनीय दस्तावेज और उसके घोटाले से जुड़े सबूत थे। रामू ने उत्सुकतावश लैपटॉप खोला और उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने न केवल जमीन के करोड़ों की कीमत वाले कागजात देखे, बल्कि ये भी देखा कि कैसे राजेश की कंपनी ने उनकी भी जमीन पर कब्जा करने के लिए फर्जी कानूनी जाल बिछाया था। और तो और उस लैपटॉप में पुलिस को सौंपने लायक सारे घोटाले में सबूत भी थे। गरीब ढाबे वाली का IT एक्सपर्ट बेटा अब एक बड़े कॉर्पोरेट घोटाले के सबूत का मालिक है। मेरे पास अब दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप अपनी जमीन बेचकर अमीर बन जाऊं और उनकी कंपनी में नौकरी करूं, या पुलिस को सच्चाई बता दूं। रामू ने राधा से सलाह ली कि अब वो क्या करे। राधा को भी कुछ समझ में नहीं आया। वो कभी बेटे को देखती तो कभी अपने ढाबे को। माँ, इन कागजात के जरिए एक पल में अमीर बना सकते हैं। बेटा, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है। इसे बेचकर हमें अमीर नहीं होना, ये उनका आशीर्वाद है। वहीं दूसरी तरफ से राजेश को एहसास हुआ कि उसके हाथ से लैपटॉप कहीं मिसिंग हो गया है, तो वो उदास हो गया। हो ना हो वो लैपटॉप मैं उस ढाबे पर ही भूल कर आ गया हूँ। उसी दिन राजेश निराश होकर वापस आया। वो जानता था कि उसके सारे सबूत लैपटॉप में हैं और अगर वो पुलिस के हाथ लग गए तो वो बर्बाद हो जाएगा। माँ जी, मैं कल यहाँ पर एक लैपटॉप भूल गया था। हाँ, तुम्हारा वो कंप्यूटर मेरे बेटे के पास है। ओह, चलो अच्छा है, वो सुरक्षित हाथों में है। क्या वो मुझे वापस मिल सकता है? कहते हुए राजेश ने राधा से विनती की कि वो लैपटॉप लौटा दे। जब राजेश गिड़गिड़ाता रहा तो राधा ने शांत भाव से वो लैपटॉप उसके हाथ में दे दी। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता कि इसमें कितने कीमती कागजात हैं। ये बहुत कीमती है। साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर मेरे भीतर लालच नहीं है। मेरे बेटे ने सब कुछ देख लिया और समझ लिया है। मुझे पता है कि ये क्यों कीमती है। राधा की बात सुनकर राजेश ने कांपते हाथों से लैपटॉप लिया। उसकी आंखों में डर भी था और शर्म भी। वो सोच रहा था कि अब या तो लोग उससे पैसे मांगेंगे या पुलिस बुलाएंगे, लेकिन राधा बस चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसे किसी इनाम की जरूरत ही ना हो। माँ, नहीं राधा जी, आप नहीं जानती आपने क्या किया है।
इस लैपटॉप में मेरी पूरी जिंदगी कैद है। अगर ये पुलिस तक पहुंच जाता तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये लीजिए, कुछ पैसे रख लीजिए। कहते हुए राजेश राधा को कुछ पैसे देने लगा तो रामू ने पहली बार कड़क आवाज में कहा, आपको अपनी जिंदगी बर्बाद होती नजर आ रही है तो जो आपने दूसरों की जमीन उनकी जिंदगी के साथ किया वो सही था। रामू की बातें सुनकर राजेश की गर्दन झुक गई। उसे याद आया कि वो पहला निवाला जिसने उसके भीतर कहीं दबी हुई इंसानियत को जगा दिया था। बेटा छोड़ दे, जो हो गया वो हो गया। भूखा इंसान गलत करता है लेकिन भरा पेट इंसान को सही रास्ता दिखाता है। उन दोनों की बातें सुनकर राजेश फूट फूट कर रो पड़ा। वो पहली बार किसी ढाबे में नहीं, किसी माँ के सामने खड़ा था। राजेश ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने का फैसला किया। तुम्हारे पास जो हुनर है वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, देश को लूटने वालों को रोकने के लिए भी है। मैं अभी पुलिस को सरेंडर करता हूँ और इस लैपटॉप के सारे सबूत मुझे सजा दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। मगर अब अगर मगर क्या? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी जमीन के पीछे कितने सारे बिल्डर पड़े हुए हैं। अगर मैं रास्ते से हट जाऊंगा तो कोई और आकर इस जमीन पर कब्जा करेगा। तुम अपनी माँ के नाम जमीन सुरक्षित कर लो। ये सब कैसे होगा? हमें कानूनी दांवपेच नहीं पता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शायद यही मेरा असली प्रायश्चित होगा। राजेश की मदद से रामू ने वो सारी जमीन अपनी माँ के नाम कर ली, मगर वो राजेश की चाल से अनजान था। राजेश ने पुलिस को सरेंडर करने की बजाय रामू को अपना कॉन्फिडेंस में लेकर अपने खिलाफ सारे सबूत डिलीट करवा दिए थे। रामू, अब वक्त आ गया है कि मैं पुलिस के पास जाऊं। हाँ, आपको जाने चाहिए ताकि बाकी लोगों की जमीन जो आपने अवैधिक तौर से जब्त की है उन लोगों को वापस मिल जाए। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुमसे लैपटॉप वापस लेने और अपने खिलाफ सारे सबूत को डिलीट करने के लिए मुझे तुम्हारी जमीन का सौदा करना पड़ा। जल्द ही तुम्हारी जमीन भी मेरी होगी और तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कहते हुए राजेश हंसने लगा। रामू उसका मुंह देख रहा था। उसे समझ आ गया कि राजेश कभी भी नहीं बदला था, बस अपने खिलाफ सबूत डिलीट करना चाहता था। उसके ठहाके की आवाज रामू के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। राजेश की हंसी में जीत का घमंड था, वही पुराना शिकारीपन जिसे राधा के खाने ने एक पल के लिए दबा दिया था लेकिन मिटा नहीं पाया। देखो रामू, दुनिया ऐसे ही चलती है। तुम जैसे ईमानदार लोग मेहनत करते हैं और हम जैसे लोग सिस्टम को समझते हैं। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मुझसे हाथ मिला लो और तुम मेरे बहुत काम के इंसान लग रहे हो। मुझे चाहे नौकरी ना मिले, जिंदगी भर अपनी माँ के साथ इस ढाबे पर रोटी बना लूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कभी काम नहीं करूंगा। उसकी बात सुन राजेश मुड़ा और अपनी महंगी कार की ओर बढ़ गया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार वो ठंड नहीं, खतरे का संकेत थी। उसकी आंखों के सामने सब घूम रहा था। माँ की झुर्रियां भरा चेहरा, ढाबे का जर्जर टीन का छप्पर और वो लैपटॉप जो अब खाली था। मैंने माँ की सादगी को हथियार बनने दिया। मैंने गलती की। मेरी माँ तो सीधी थी मगर मुझे उस पर यकीन नहीं करना था। उदास हो शाम जब रामू ढाबे पर लौटा, उसके चेहरे पर वही सुकून था जैसे दुनिया की कोई चाल उसे छू नहीं सकती। आ गया बेटा, आज तो बड़ा थका सा लग रहा है। रामू चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो माँ की आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल सकता था। क्या हुआ? राजेश साहब पुलिस के पास गए? नहीं माँ, वो हमें धोखा दे गया। उसने लैपटॉप लेने के लिए हम लोगों से झूठ बोला था। उसने अपने खिलाफ सारे सबूत डिलीट कर दिए। ये क्या कह रहे हो? धोखा? रामू ने सब बता दिया। कैसे सबूत डिलीट हुए, कैसे जमीन हड़पने की चाल चली गई, कैसे उसने माँ की अच्छाई का इस्तेमाल किया। उसकी बात सुन राधा कुछ देर तक चुप रही। फिर थोड़ी देर बाद वो मुस्कुरा दी। उन्हें मुस्कुराता देख रामू चौंक गया। माँ, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? आ रहा है बेटा, लेकिन उस पर नहीं, अपने ऊपर। अपने ऊपर? मगर क्यों? मैंने सोचा था अच्छाई हर किसी को बदल देती है, लेकिन मैं गलत थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट से नहीं, लालच से भूख लगती है। अब रोने से कुछ नहीं होगा।
अगर वो गलत है तो हमें सही तरीके से लड़ना होगा। मगर हम क्या कर सकते हैं? अगले कुछ दिनों में ढाबे पर अजीब हलचल शुरू हो गई। हाईवे अथॉरिटी के लोग आने लगे। उन्होंने ढाबे पर नोटिस चिपका दिया, ये जमीन सरकारी परियोजना के अंतर्गत आती है, 15 दिनों में ढाबा खाली करे। नोटिस देखकर रामू का खून खौल उठा। वो गुस्से से अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, यही है उसकी चाल। अब हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं। राधा ने रामू के हाथ से नोटिस लेकर पढ़ा और चूल्हे के पास रख दिया। सबूत कागज में नहीं होते बेटे, कुछ सबूत इंसानों के पेट और दिल में होते हैं। मैं समझा नहीं माँ। समझ जाएगा, सब्र कर। बस इतना समझ ले, सच की हमेशा जीत होती है। उसी रात राधा ने एक फैसला लिया। उसने ढाबे के बाहर एक छोटा सा बोर्ड टांग दिया, यहाँ मजदूर, ड्राइवर और भूखे लोग मुफ्त खाना खा सकते हैं। माँ, पहले ही मुश्किल है, अब मुफ्त खाना खिला रही हो। जब तू पैदा हुआ था तब भी मुश्किल थी, लेकिन तुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। अब भी सब सही होगा। अगले हफ्ते ढाबा पहले से भी ज्यादा भरने लगा। ट्रक ड्राइवर, हाईवे पर काम करने वाले ठेकेदारों के आदमी सब राधा के खाने की तारीफ करते और धीरे धीरे बातें निकलने लगी। एक रात एक बूढ़ा मजदूर बोला, माँ, जिस जमीन पर तुम्हारा ढाबा है उसके पास की जमीन कभी हमारी थी। राजेश की कंपनी ने हमसे जबरन साइन करवाए थे। हमें धमकाया गया था, नकली केस डाले गए। उसने आप लोगों को धोखा दिया तो आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए? अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो? कोर्ट कचहरी, पेट खाली हो तो कानून भी भारी लगता है। रामू को अपनी माँ की वही बात याद आ गई कि भूखा इंसान गलत करता है, लेकिन भरा पेट सही रास्ता दिखाता है। कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो एक आईटी एक्सपर्ट था। अब उसे समझ आ गया था, सबूत डिलीट हुए हैं, लेकिन कहानियां नहीं। उसने ढाबे पर आने वाले लोगों के वीडियो रिकॉर्ड करने शुरू किए। हमसे जमीन छीनी गई, हमें डराया गया। राजेश का नाम। रामू ने YouTube पर एक अकाउंट बनाया, माँ का ढाबा, सच्चाई की रसोई। वीडियो वायरल होने लगे। लोग पूछने लगे, ये राजेश कौन है, कौन सी कंपनी? मीडिया को खबर मिल गई। राजेश के खिलाफ आवाज उठ रही थी। जब ये खबर राजेश को मिली तो उसका फोन रामू के पास आया। मुझे पता है इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम बहुत होशियार बन रहे हो ना। अगर एक और वीडियो आया तो ढाबा तो क्या, तुम्हारी माँ भी जिंदा नहीं बचेगी। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो इस पेज को डिलीट कर दो। राजेश की धमकी सुन रामू कांप गया। राधा वहीं पास बैठी थी। दे मुझे फोन, मैं बात करती हूँ। ओहो माता जी, प्रणाम। आशा है आप में अब इतनी सादगी होगी और आप अपने बेटे का भला ही चाहोगी। नहीं बेटा, अब मैं ढाबे वाली राधा माँ नहीं, रामू की माँ बोल रही हूँ। ओह, मुझे धमकी? मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? समझ आ गई, लेकिन तू भूल रहा है अब मैं अकेली नहीं हूँ। क्या मतलब? आ और मेरे ढाबे की ओर देख। यहाँ दर्जनों लोग खड़े हैं, मजदूर, ड्राइवर, किसान। ये सब मेरे बच्चे हैं और माँ को डराया नहीं जाता। कहते हुए राधा ने फोन काट दिया। अगले दिन प्रशासन ढाबा गिराने पहुंचा, बुलडोजर, पुलिस। लेकिन उससे पहले वहां सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। कोई नारे नहीं, कोई विरोध नहीं, बस चुप्पी। हर किसी के हाथ में रोटी थी, राधा के ढाबे की। आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? क्योंकि ढाबा नहीं, हमारा भरोसा है। मीडिया लाइव था। तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई। राजेश ने मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाया। एक एक करके सच बाहर आने लगा। अधिकारी घबरा गए।
उसी रात रामू को एक ईमेल आया। सब्जेक्ट ओल्ड बैकअप, राजेश लिमिटेड। ये देखकर वो चौंक गया। ये राजेश की ही कंपनी के एक पुराने आईटी कर्मचारी का मेल था। मेल में लिखा था, मैंने सारे डेटा डिलीट होने से पहले ऑटो बैकअप क्लाउड में सेव कर लिया था। मुझसे भी जमीन छीनी गई थी, बदले में नौकरी दी गई थी। ये देख रामू की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन पूरा डेटा मीडिया और कोर्ट में सौंप दिया गया। इस बार राजेश बच नहीं पाया। पुलिस आई, उसे हथकड़ी लगी, पर राजेश की आंखें राधा पर पड़ी। तुम्हारे खाने ने मुझे एक पल के लिए इंसान बना दिया था। काश मैं वहीं रुक जाता। इंसान बनने के लिए पेट नहीं, नीयत भरनी पड़ती है बेटा। कुछ महीने बाद ढाबा वही था, जर्जर। लेकिन मजबूत सरकार ने जमीन सुरक्षित घोषित कर दी। रामू को नौकरी नहीं मिली, मगर उसने अपना स्टार्टअप खोला। सच का सिस्टम। राधा आज भी ढाबे पर रोटी बनाती है।